तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पार्टनरशिप वाला जो अपना टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया है। लास्ट क्लास में मैंने डिसोल्यूशन जो था वो कंप्लीट करा के दिया आपको। मैंने सारे के सारे अनसॉल्व क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए हैं वहाँ पे, और आपको वो क्वेश्चंस सॉल्व करके मुझे डाउट्स पूछने हैं। ठीक है, वहाँ पे अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, कोई एंट्री समझ में नहीं आती है, तो वो सारे डाउट्स आपको मुझसे पूछने हैं। तो इट मीन्स हमारा पार्टनरशिप का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पार्टनरशिप में अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अब ये जो फर्स्ट बुक है हमारी, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था ना, फर्स्ट चैप्टर ये हमारा रह गया था। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे और हमारी फर्स्ट बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इस चैप्टर के बाद। ठीक है, और ये जो चैप्टर है इसकी वेटेज 10 मार्क्स की है, 10 नंबर का लगभग ये मतलब चैप्टर जो है ये आपका आता है। ठीक है, 10 मार्क्स के आसपास। और पार्टनरशिप का वेटेज 30 मार्क्स का है, मतलब कुल मिला के ये जो आपकी फर्स्ट बुक है ये 40 मार्क्स की है, 40 नंबर की, मतलब 50% सिलेबस यहीं से कवर होता है। सेकंड और थर्ड बुक जो है ना वो इतना ज़्यादा बर्डन क्रिएट नहीं करेगी आपके माइंड पे, वहाँ पे इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं होते। ठीक है, वो थोड़ा आपको इसके कंपैरिजन में, फर्स्ट बुक के कंपैरिजन में सेकंड और थर्ड बुक जो है वो थोड़ी इजी ही लगेगी। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा ये लगे कि नया नया सब कुछ, बट उसके बाद वो इजी लगने लग जाएगा। बट यहाँ पे फर्स्ट बुक में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है, अदरवाइज आप भूल जाएंगे सारी चीज़ों को। ठीक है, तो आज की स्टार्टिंग हम क्या करेंगे भाई, आज की स्टार्टिंग हम करेंगे इस चैप्टर से। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 आपको दिख रहा होगा भाई स्क्रीन के ऊपर, और बुक भी आप खोल लेना साथ साथ। ठीक है, यहां पे चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम पढ़ते हैं भाई। नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले यहां पे जो शब्द आता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस पे फोकस करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स, हम लोगों ने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? हाँ भाई पढ़े हैं फाइनल अकाउंट्स। वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे हम लोग। सोल प्रोप्राइटरशिप का जो हमारा बिजनेस होता था, सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके लिए हम लोगों ने वहां पे खाते बनाने सीखे थे। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। यहां पे हम एनपीओ के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए खाते बनाना सीखने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का आपको मतलब थोड़ा थोड़ा सा जो है समझ में आया होगा। अब बात यहां पे ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द तो हमने डिस्कस किया यहां पे कि भाई फाइनल अकाउंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शब्द से क्या समझ में आता है भाई? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से समझ में यह आता है कि ऐसी कुछ संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे बिजनेस भी होते हैं, कुछ ऐसी एंटिटीज भी होती है जहां पे उनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक है, तो उसी के बारे में थोड़ी चर्चाएं हम लोग यहाँ पे जो है स्टार्ट करेंगे। ये रहा भाई। ठीक है, तो ये आपको अपनी बुक में टॉपिक मिल जाएगा, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एनपीओ। ठीक है, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। भाई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? शॉर्ट में हम बोलते हैं एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पे सबसे पहले हमें इसका मतलब समझना है कि भाई ये होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं भाई ध्यान से क्या क्या बातें यहां पे लिखी हैं। सबसे पहले हमें यहां पे बताया गया कि एंटरप्राइजेज आर प्रॉफिट अर्निंग एंटिटीज सिंस देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। भाई यहां तक की बात एक बार देखना ध्यान से। यहां पे क्या लिखा है कि भाई जो एंटरप्राइजेज होते हैं, मतलब जो बिजनेसेस होते हैं, एंटरप्राइजेज का मतलब क्या हुआ? बिजनेसेस। तो वो जो बिजनेसेस होते हैं उनका मेन उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, ये तो हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है ना, बिजनेस का मेन उद्देश्य ही प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो एंटरप्राइजेज आर प्रॉफिट अर्निंग एंटिटीज। एंटरप्राइजेज जो है वो प्रॉफिट अर्निंग एंटिटीज होती हैं, मतलब वहां पे उनका मेन उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। सिंस देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट, उनका मेन उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना होता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू दीज एंटिटीज there are also not for profit organizations whose main objective is not to earn profit but to serve the society and its members। वो कह रहा है भाई ये जो हमारी प्रॉफिट मेकिंग संस्थाएं हैं, जो हमारे बिजनेस है, मतलब उनके विपरीत हमारे पास कुछ और संस्थाएं भी होती हैं जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ये जो संस्थाएं हैं ये सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बनती हैं, ये अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए बनती हैं। ठीक है, सोसाइटी और अपने मेंबर के बेनिफिट के लिए संस्थाएं जो हैं ये बनाई जाती हैं। तो इसका मतलब जो नॉन फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इनका उद्देश्य समाज की सेवा करना होता है, सोसाइटी की सेवा करना होता है, अपने मेंबर्स की, अपने सदस्यों की सेवा करना होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कुछ बातें पढ़ी हैं भाई। आगे देखते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे।
आगे यहाँ पे हमें बताया गया कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। तो मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोल लो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोल लो, एक ही बात है, एनपीओ, शॉर्ट में एनपीओ बोल देते हैं, आर सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विसेज टू पब्लिक एंड मेंबर्स एक्सेट्रा, नॉट विद द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। वो कह रहा है ये जो संस्थाएं होती है ना, ये क्यों सेटअप की जाती है, उसने यहाँ पे उद्देश्य, दोबारा से वही बात बता रहा है वो कि भाई ये जो समाज की सेवा के लिए जो है ये सेटअप की जाती है। समाज की सेवा कैसे कैसे करती हैं ये संस्थाएं, तो देखो भाई, कल्चरल एक्टिविटीज करवा के, एजुकेशनल एक्टिविटीज प्रोवाइड करके, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करके, रिलीजियस फैसिलिटीज प्रोवाइड करके और पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करके जो है ये संस्थाएं समाज को सेवा प्रदान करती हैं, ठीक है। तो ये जो संस्थाएं हैं ये अपने समाज को, मतलब पब्लिक को और अपने मेंबर्स को इन तरीकों से जो है सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करती हैं। इनका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बार बार वही बात यहाँ पे हमें लिखी हुई मिलती है कि भाई इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता। अब आगे कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हमें दिए गए हैं, एक बार पढ़ते हैं भाई। एग्जांपल्स ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस आर स्कूल्स। भाई स्कूल्स जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। हालांकि यहाँ पे आजकल अगर देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल्स को बिजनेस बना दिया गया है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे का मोटिव अगर देखा जाए ना तो स्कूल्स जो है वो समाज सेवा के लिए ही खोले गए थे ओरिजिनली, ठीक है, मतलब बच्चों की एजुकेशन के पर्पस के लिए स्कूल्स खोले गए थे। ये तो आज के टाइम पे, आज के जनरेशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं अपने आसपास, तो प्राइवेट स्कूल्स क्या कर रहे हैं, बिजनेस मोटिव से जो है अपना कारोबार चलाते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो स्कूल्स जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। आप अपने गवर्नमेंट स्कूल्स का यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। आगे है कॉलेजेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, ठीक है। पब्लिक हॉस्पिटल्स, ठीक है, पब्लिक हॉस्पिटल का मतलब भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गया यहाँ पे। लिटरेरी सोसाइटीज, सोसाइटीज फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, मतलब सोसाइटीज फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स का क्या मतलब हुआ, सोसाइटीज फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स का मतलब हुआ स्पोर्ट्स क्लब, स्पोर्ट्स क्लब। तो जो स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं वो भी एनपीओ होते हैं हमारे, वहां पे भी उनका मेन उद्देश्य क्या होता है, समाज की सेवा करना, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, ठीक है। ये जो लिटरेरी सोसाइटीज होती है इसका मतलब होता है लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरीज, इसका मतलब होता है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब तो पता ही होगा, सबके स्कूल में लाइब्रेरी होती है, ठीक है। तो लिटरेरी सोसाइटीज, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब जो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम बोलते हैं कि भाई एनजीओ है, ठीक है, एनजीओ, तो वो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस या फिर क्लब्स वगैरह जो होते हैं। अब यहाँ पे ये जो क्लब शब्द यूज हो रहा है ना, क्लब का मतलब क्या है, जैसे स्पोर्ट्स क्लब की बात चलती है, ठीक है, उस टाइप के क्लब्स की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जो कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स, आर्ट या कल्चर से रिलेटेड जुड़े हुए जो हमारे क्लब्स होते हैं उनकी यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां तक की बात पढ़ के आपको क्या समझ में आया, यहां तक की बात पढ़ के आपको इतना समझ में आया होगा कि एनपीओ का मतलब क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ क्या है, ऐसी संस्थाएं जिनका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ये जो संस्थाएं हैं ये पब्लिक के सोशल वेलफेयर के लिए कार्य करती हैं, अपने मेंबर्स के सोशल वेलफेयर के लिए कार्य करती हैं, और ये किस किस प्रकार का कार्य कर सकती हैं ये भी हमने यहाँ पे पढ़ा। आगे यहाँ पे देखते हैं भाई और भी कुछ चीजें हैं। फंड्स रिक्वायर्ड for the activities of not for profit organizations are normally sourced या फिर contributed by its members, trustees, etc. as a donation, membership fees and subscription। अब भाई ये क्या बात है, तो सुनो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई जो यहां पे लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझते हैं भाई ये क्या चीज है। भाई हर बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, ठीक है, फंड चाहिए, फंड, ठीक है, पैसा चाहिए। ऐसे ही एनपीओस को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। अब जो एनपीओस हैं ये जो है ये समाज सेवा के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, ये कोई प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस तो नहीं है ना, तो कोई भी व्यक्ति अपना खुद का सारा पैसा तो इसमें नहीं लगाएगा। समाज के लिए जो सेवाएं प्रदान की जाएंगी वो समाज ही मिलके प्रदान करेगा ना, समाज ही तो मिलके उसमें कंट्रीब्यूट करेगा कि नहीं करेगा, समाज ही कंट्रीब्यूट करेगा उसमें। तो एनपीओ के पास फंड्स कहां से आते हैं, तो भाई फंड्स कहां से आते हैं, अपने मेंबर्स से आते हैं। जो एनपीओ के जो मेंबर्स होते हैं, जैसे आपको पता होगा स्पोर्ट्स क्लब में मेंबरशिप लेने के लिए हमें मेंबरशिप फीस पे करनी पड़ती है।
अगर अगर किसी बच्चे को पता हो कि भाई अगर आपको स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन करना है तो वहां पे आपको ज्वाइनिंग करने के लिए एनुअल फीस, वहां पे आपको मेंबरशिप फीस आपको पूरी देनी पड़ेगी पूरे साल की। तो वो जो मेंबरशिप फीस वो लेते हैं वो उनके लिए फंड है, वही उनका फंड है, वही उसको यूटिलाइज करते हैं, उस पैसे को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मेंबर्स के द्वारा जो फीस रिकवर होती है उससे फंडिंग होती है इन एनपीओस की, ठीक है। इन एनपीओस की फंडिंग कहां से होती है? जो मेंबर से फीस कलेक्ट होती है उससे होती है। ट्रस्टीज से जो पैसा कलेक्ट होता है, ट्रस्टीज डोनेशन वगैरह देते हैं, ठीक है, उससे भी जो है इन फंड्स के अंदर इनको जो है फंडिंग होती है एनपीओस को। डोनेशंस वगैरह सोसाइटी में हम जैसे जो लोग हैं, आम नागरिक जो हैं, ये भी जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसा डोनेट करते हैं, डोनेशंस देते हैं। तो डोनेशन से भी इनको जो है काफी जो है मदद मिलती है। यहां पे मेंबरशिप फीस की बात हो रही है तो दोबारा से वही बात, मेंबर्स क्या देंगे? मेंबरशिप फीस देंगे ना। तो मेंबर्स के थ्रू जो मेंबरशिप फीस मिलेगी इन एनपीओस को, उससे भी अपनी फंडिंग करेंगे। और सब्सक्रिप्शंस, अब ये सब्सक्रिप्शन भी मेंबरशिप फी की तरह ही होता है, ये सब चीजें हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, मैं आपको दोबारा से बताता हूं। जो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनकी फंडिंग का सोर्स क्या होता है? इनके पास पैसा आता कहां से है? तो भाई इनके पास डोनेशन आती है, चैरिटी आती है, इनके जो ट्रस्टीज होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वो भी जो है कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं अलग अलग तरीके से, वो भी पैसा लगाते हैं, ठीक है। वो भी जो है दान देते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब इनका जो मेन इनकम का सोर्स है वो दान है, ठीक है। सिंपल सीधी सी बात। बाकी सारे जो शब्द हैं उनको साइड में करते हैं और सीधा एक शब्द मैंने बोला कि भाई इनके पास इनका फंडिंग का सोर्स क्या है? दान, ठीक है। इनको दान मिलता है, सिंपल सीधी सी बात। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे आगे यहां पे लिखा है कि भाई फंड्स रिसीव्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में बी डोनेशंस, इनको डोनेशन मिल सकती है, मेंबरशिप फीस रिकवर हो सकती है जिसको कि एंट्रेंस फीस भी कहा जाता है, सब्सक्रिप्शन का पैसा भी आता है इनके पास, लोन के थ्रू भी इनके पास पैसा आ सकता है, और ग्रांट, ग्रांट का मतलब होता है मदद, ठीक है। ग्रांट का मतलब क्या होता है? सहायता। तो इनको लोग सहायता भी करते हैं, ग्रांट भी देते हैं। ग्रांट एक तरीके से डोनेशन ही होता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि ग्रांट और डोनेशन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी जो टर्म्स है ना, इनको हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या क्या है। अभी तो सिर्फ हमने इनके नाम पढ़े हैं, ठीक है। चैप्टर में जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीजें, जब मैं अकाउंटिंग आपको सिखाऊंगा ना, तो ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग के इनके मतलब क्या होते हैं। डोनेशन तो आपको पता चल गया, डोनेशन का मतलब तो दान है, ठीक है। मेंबरशिप फीस का भी आपको थोड़ा थोड़ा मतलब पता में चल गया होगा कि मान लो अगर मैं एक स्पोर्ट्स क्लब को ज्वाइन करता हूं तो ज्वाइनिंग के लिए मुझे वहां पे मेंबरशिप फीस जो है वो देनी पड़ेगी, एंट्रेंस फीस देनी पड़ेगी वहां पे। सब्सक्रिप्शन क्या होता है ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। लोन तो आपको पता ही है भाई, एनपीओस जो हैं वो बाकी बिजनेस संस्थाओं की तरह लोन ले सकते हैं, ठीक है, लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे है ग्रांट, ग्रांट का मतलब होता है मदद, सहायता, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है ये फंडिंग के सोर्सेज हैं। एनपीओ को इन इन जगहों से पैसा मिल सकता है, आपको ये याद होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए कि भाई एनपीओ को फंडिंग का सोर्स क्या क्या होता है। तो भाई डोनेशन, मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, लोन या फिर ग्रांट्स, ठीक है। ये जो है हमारे सोर्सेज होते हैं फंड्स इकट्ठा करने के, पैसा जोड़ने के, पैसा इकट्ठा करने के। अब यहां पे आपको नेक्स्ट पेज पे फीचर्स दिए हुए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं एनपीओ के। तो एनपीओ के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फटाफट से एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहां पे शब्द जो दिया गया है वो है एंटिटी। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एंटिटी। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स प्रमोटर्स। इसका मतलब क्या है कि यहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, जो कि बाकी बिजनेसेस में भी अप्लाई होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप फर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप में लीगली सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो होता है बट लीगली नहीं होता। कंपनी में होता है लीगली अप्लाई, ठीक है। कंपनीज जो होती है वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट लीगली अप्लाई होता है, और इसी तरीके से एनपीओ में भी लीगली अप्लाई होता है। मतलब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारी ही एंटिटीज में अप्लाई होता है ये कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट लीगल एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग करते समय तो हर एंटिटी पे हम ये अप्लाई करेंगे अकाउंटिंग के पर्पस के लिए, लेकिन लीगली ये किस पे अप्लाई होता है? सिर्फ एनपीओ और सिर्फ कंपनी पे, बाकी किसी पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है ना। तो लीगली ये एनपीओ और कंपनी पे अप्लाई होता है। तो इसका मतलब ये एक एंटिटी है। एंटिटी का मतलब यहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अगला यहां पे पॉइंट हमें दिया गया है पर्पस।
देयर पर्पस इज टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड रेंडरिंग सर्विस टू द पीपल एट लार्ज। उनका पर्पस क्या होता है? सिंपल सीधी सी बात है, इन्होंने इतने सारे शब्द जो लिखे उनका एक वर्ड में अगर मैं जो है मीनिंग बताऊं तो क्या है? सोशल वेलफेयर। भाई इनका जो मेन पर्पस होता है वो होता है सोशल वेलफेयर थ्रू कल्चरल एक्टिविटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज, रिलीजियस एक्टिविटीज, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी इनके होते हैं। ठीक है, तो मतलब अलग अलग तरह से जो है सोसाइटी को क्या करते हैं? सर्व करते हैं, सोसाइटी की सहायता करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, तो मतलब मेन इनका जो पर्पस है वो क्या है? सोशल वेलफेयर करना। ठीक है, बात खत्म। ठीक है, तो शॉर्ट में एकदम सोशल वेलफेयर करना। ऑनरशिप, ऑनरशिप भाई इनका ऑनर कौन होता है? ये जो एनपीओज होते हैं इनका ऑनर कौन होता है? इनका मालिक कौन होता है? हर बिजनेस में कोई ना कोई ऑनर होता है ना, तो यहां पे कौन होता है ऑनर? इट इज सेटअप बाय चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट। ये जो है एक चैरिटेबल सोसाइटी या फिर एक ट्रस्ट के द्वारा जो है सेटअप किया जाता है। ट्रस्ट एक संस्था होती है, चैरिटेबल सोसाइटी भी एक संस्था होती है। ठीक है, तो उनके द्वारा ये जो है एनपीओज बनाए जाते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा गुरुद्वारों के द्वारा या मंदिरों के द्वारा जो है एनपीओज चलाए जाते हैं। ठीक है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस चलाई जाती हैं। सस्ते दामों पे जो है लोगों को डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं, या फिर हॉस्पिटल की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती हैं वहां पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ट्रस्ट्स होते हैं या फिर जो सोसाइटीज होती हैं, चैरिटेबल सोसाइटीज, इनके द्वारा एनपीओज सेटअप किए जाते हैं, इनके द्वारा एनपीओज बनाए जाते हैं। Thus it is not owned by any individual, इसीलिए ये किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा जो है ऑन्ड नहीं होते हैं, बट बिलोंग टू द सोसाइटी। ये जो है सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। मतलब एनपीओस का असली मालिक कौन है? सोसाइटी है। ठीक है, एनपीओस का असली मालिक कौन हो गया? सोसाइटी हो गया। ठीक है, वैसे ये सेटअप किए जाते हैं चैरिटेबल सोसाइटीज या ट्रस्ट के द्वारा। अगला पॉइंट यहां पे आता है, प्रॉफिट इज नॉट ऑब्जेक्टिव। भाई यहां पे इनका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट फंक्शन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से ये लोग काम नहीं करते हैं, बट इट डज नॉट मीन दैट इट कैन नॉट अर्न प्रॉफिट। लेकिन वो कह रहा है इसका ये अर्थ थोड़ी ना कि ये प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते। वो कह रहे हैं भाई ये भी प्रॉफिट कमाते हैं, जिसको कि क्या टर्म किया जाता है? सरप्लस। किस नाम से पुकारा जाता है? सरप्लस। वो कह रहा है इनको जो प्रॉफिट होता है ना, उसको हम प्रॉफिट नहीं बोलते, मुनाफा नहीं बोलते, फायदा नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं सरप्लस। सरप्लस का मतलब बचा हुआ पैसा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सरप्लस। अब आगे यहां पे लिखा है, सरप्लस इज नेसेसरी टू मेंटेन इट्स एसेट्स एंड ऑल्सो ऑपरेशंस। सरप्लस इज यूज्ड फॉर द ऑब्जेक्टिव फॉर विच इट इज सेटअप एंड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स। अब सुनो ध्यान से, बाकी एंटिटीज में क्या होता है? जो प्रॉफिट होता है वो मेंबर्स बांट लेते हैं आपस में। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता था? पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट बांट लेते थे। और सोल प्रोप्राइटरशिप में सारा का सारा प्रॉफिट किसका होता था? वो जो मालिक होता था उस बिजनेस का, सोल प्रोप्राइटर जो होता था उसका हो जाता था। मतलब बाकी एंटिटीज में क्या होता है? प्रॉफिट बट जाता है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट जो है वो ऑनर्स का हो जाता है, ऑनर्स का। बट यहां पे क्या होता है? प्रॉफिट ऑनर्स में बढ़ता नहीं है, प्रॉफिट मेंबर्स में बढ़ता नहीं है। प्रॉफिट जो है उसको यूटिलाइज किया जाता है उसी पर्पज के लिए जिस पर्पज के लिए वो जो संस्था है वो बनाई गई है। ठीक है, वो जो एनपीओ है वो बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक स्पोर्ट्स क्लब की बात करूं, तो अगर एक स्पोर्ट्स क्लब को प्रॉफिट होता है, मतलब सरप्लस होता है, यहां पे प्रॉफिट शब्द नहीं यूज करेंगे, यहां पे सरप्लस शब्द यूज करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट शब्द का यहां पे यूज नहीं करेंगे हम। तो अगर एक स्पोर्ट्स क्लब को सरप्लस होता है, तो वो जो सरप्लस है वो स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर्स के आपस में बांट लेंगे क्या? तो नहीं, उसके मेंबर्स उस प्रॉफिट को आपस में, उस सरप्लस को आपस में नहीं बांटेंगे। उल्टा वहां पे क्या किया जाएगा? वहां पे वो जो सरप्लस है ना, उसको वो लोग यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे उन्हीं एक्टिविटीज के लिए जिन एक्टिविटीज के लिए स्पोर्ट्स क्लब बनाया गया है। मतलब वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए उसको यूज करेंगे। ठीक है, वहां पे तो ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। अच्छा, क्या ये जो एनपीओज होते हैं इनको लॉस भी हो सकता है? मतलब प्रॉफिट को तो हम सरप्लस नाम से यहां पे बुलाएंगे, क्या लॉस भी हो सकता है? तो हाँ भाई, इनको लॉस भी हो सकता है, जिसको हम डेफिसिट बोलेंगे। ठीक है, डेफिसिट बोलेंगे उसको। ठीक है, यहां पे मैं लिख के बताता हूं, डेफिसिट। ठीक है, तो डेफिसिट जो होगा वो इनका क्या होगा? ये मैंने आई लिखा है यहां पे। ठीक है, डेफिसिट का मतलब लॉस। ठीक है, घाटा। आगे देखते हैं भाई, मैनेजमेंट। भाई इनको मैनेज कौन करता है? तो इनको मैनेज करते हैं ट्रस्टीज या फिर मैनेजिंग कमिटीज बनाई जाती हैं। वो जो मैनेजिंग कमिटीज होते हैं उसके सदस्य इसको जो मैनेज करते हैं। आगे है यहाँ पे फंड्स कहां से आते हैं? तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा, यहाँ पे एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन एक्सेट्रा से जो है फंड्स यहाँ पे
आते हैं इनके पास। आगे है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है, तो सुनो भाई ध्यान से। जो एनपीओज होते हैं इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होती है वहां पे कौन कौन से खाते बनते हैं, तो यहाँ पे एक तो बनता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा यहाँ पे बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरी यहाँ पे बैलेंस शीट बनती है। जैसे कि वहां पे हम लोग क्या क्या बनाते थे, सुनो ध्यान से। सोल प्रोप्राइटरशिप के खातों में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनता था। यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनेगा। अब ये जो चीजें हैं ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, इसकी अकाउंटिंग वगैरह कैसे होगी वो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। आपको अब क्या करना है, आपको ये डिफरेंस पढ़ना है यहां से, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। एनपीओ में और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या डिफरेंस होता है, एक प्रॉफिट कमाने वाली संस्था और एक प्रॉफिट ना कमाने वाली संस्था में क्या अंतर होता है, आपको पढ़ के अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई मेन मुद्दे की बात पे। तो देखो भाई ध्यान से, जो एनपीओज होते हैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें बनाई जाती है, तो भाई यहां पे 3 चीजें बनाई जाती हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है, 3 चीजें यहां पे बनाई जाती हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो भाई सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। अब भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है मैं पहले आपको समझा देता हूं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब होता है कैश अकाउंट, बात खत्म, कैश अकाउंट, सिंपल एकदम, ठीक है। कैश अकाउंट को ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बोलते हैं। कैश अकाउंट तो सबको आता है ना बनाना, डेबिट साइड पे जहां जहां से पैसा आया वो डेबिट साइड पे सारी एंट्रीज होती है, और जहां जहां पैसा खर्च दिया, जहां जहां पे पैसा जो है वो खर्च हो गया, वो सारी एंट्रीज क्रेडिट साइड पे हो जाती हैं। रियल नेचर का खाता होता है हमारा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल यहाँ पे लगता है हमारा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कैश अकाउंट होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इन्होंने फॉर्मेट बना के दे रखा है, हमें याद नहीं करना ये फॉर्मेट, ठीक है, ये फॉर्मेट याद नहीं करना। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट में भी यहीं पे आता था ना ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे ये रहा, ये क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है आपको, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का। कैश और बैंक अकाउंट में भी तो यहीं पे आता था क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद जहां जहां से पैसा आया वो सारी आइटम्स यहाँ पे देखो आपको डेबिट साइड पे उनकी पोस्टिंग दिखेगी, सारी आइटम्स की जहां जहां से पैसा आया है वो सारी डेबिट साइड पे पोस्टिंग है। मतलब इनकम्स जो है वो सारी की सारी डेबिट साइड पे आ रही हैं, और जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे कहां पे आ रहे हैं, वो सारे के सारे पेमेंट साइड पे, क्रेडिट साइड पे आ रहे हैं, ठीक है। देखो ये रिसिप्ट साइड है और ये पेमेंट साइड है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये कैश अकाउंट होता है, ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नया यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ने वाले। अच्छा एक और बात मुझे यहाँ पे डिस्कस करनी है, हम लोगों ने पढ़ा था कि कैश अकाउंट किस बेसिस पे बनाया जाता है, ठीक है। आगे की बात है मैं बाद में डिस्कस करता हूं, सबसे पहले यहाँ पे हमें एक चीज डिस्कस करनी है कि कैश अकाउंट किस बेसिस पे बनाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कोई भी खाता 2 बेसिस पे बनाया जा सकता है, अक्रूवल बेसिस, एक तो हमने पढ़ा था अक्रूवल बेसिस, और दूसरा हमने पढ़ा था कैश बेसिस। एक तो पढ़ा था अक्रूवल बेसिस और दूसरा पढ़ा था हमने कैश बेसिस। अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है, जो खर्चा और जो इनकम जिस पीरियड से रिलेटेड है उसको उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना है, चाहे वो खर्चा चाहे वो इनकम उस पीरियड में अक्रू हुआ है या नहीं हुआ, एक्चुअल में उससे फर्क नहीं पड़ता। ये चीज मैंने आपको पढ़ा रखी है ना। जिसको अक्रूवल बेसिस का मतलब नहीं आता ना भाई, फिर तो वो अलग ही दुनिया में जी रहे, ठीक है। 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, नहीं आता भाई फोन कर लेना, समझा दूंगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है, जो एक्सपेंस या जो इनकम जिस पीरियड से रिलेटेड है उसको उसी पीरियड में रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे वो एक्सपेंस एक्चुअल में हमने पे किया है या नहीं किया, चाहे वो इनकम हमें एक्चुअल में रिसीव हुई है या नहीं हुई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कैश बेसिस में क्या होता है, कैश बेसिस के अंदर भाई अगर एक्चुअल में पैसा जाएगा तो ही रिकॉर्ड किया जाएगा, जिस पीरियड में ड्यू हो रहा है उस पीरियड में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जब पेमेंट होगी ना तब उसको रिकॉर्ड करेंगे। और इनकम्स के साथ भी सेम चीज होती है भाई, इनकम्स को भी जो है ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब एक्चुअल में इनकम रिसीव होगी तब उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिफरेंस होता है हमारा कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस में। अब बात यहाँ पे ये है कि भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन से बेसिस पे बनाया जाता है, अक्रूवल बेसिस पे या कैश बेसिस पे, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ये छोटी छोटी बातें समझ में आ गई तो ये खाते बनाना बहुत ईजी है।
तो भाई ये कैश बेसिस पे बनाया जाता है, ध्यान में रखना, ये जो खाता है ये कैश बेसिस पे बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? कैश बेसिस पे, ठीक है। ये फालतू की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, यहां से रीड करना हो तो कर लेना, कोई काम है नहीं इनका हमें, ठीक है। तो आपको जो मैंने अभी बात बताई आपको उसको ध्यान में रखना। आप लिख भी सकते हैं भाई, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस, ये कैश बेसिस पे बनाया जाता है। हालांकि आगे जाके मैं दोबारा डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं भाई, यहां पे ना देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर वेचर और पता नहीं क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं बहुत सारे, और इन चीजों को अभी हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। इन चीजों को हमें अभी नहीं पढ़ना, इनको अभी मैं रीड नहीं करवा रहा, ठीक है। इसको मैं बाद में रीड करवाऊंगा। यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में डिफरेंस दे रखा है, ये सब चीजें अभी नहीं पढ़नी है हमको, ठीक है। तो ये वाला जो पेज है 1.4 पेज नंबर पे, इसको अभी छोड़ देना। ये वाला पेज मैं बाद में खुद रीड करवाऊंगा, ठीक है। तो इसको अभी स्किप कर रहा हूं मैं। चलो जी, अब यहां पे हम लोग आ जाते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 1 पे। इलिस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाते हैं और स्टार्टिंग करेंगे भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की प्रिपरेशन से, ठीक है। अभी तक देखो मैंने क्या क्या पढ़ाया, जो मेन बातें हमने पढ़ी हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा कि एनपीओ का मीनिंग क्या होता है। तो एनपीओ एक ऐसी एंटिटी होती है जहां पे उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता। एनपीओ का उद्देश्य होता है सोशल वेलफेयर करना अलग अलग तरीकों से, ठीक है। और फिर हमने उसके फीचर्स पढ़े थे कि एनपीओ के फीचर्स क्या होते हैं। हमने उसके फंड्स के सोर्सेज भी पढ़े थे कि एनपीओ के पास कहां कहां से पैसा आता है, ठीक है। उसके बाद हमने वहां पे मैंने आपको डिफरेंस होमवर्क दिया भाई, एनपीओ और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या अंतर होता है वो आपको होमवर्क में करके लाना है। फिर मैंने बताया यहाँ पे 3 खाते बनाए जाते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं एनपीओ की, उसमें 3 चीजें बनाई जाती हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। और फिर हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे चर्चा करनी शुरू करी, और मैंने आपको क्या बताया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट होता है, और कैश अकाउंट रियल नेचर का खाता होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का वहां पे हमारा जो है फॉर्मूला अप्लाई होता था। और ये जो है कैश बेसिस पे बनाया जाता है, अक्रूवल बेसिस पे नहीं बनाया जाता, बात को ध्यान में रखना। ये कैश बेसिस पे बनाया जाता है, अक्रूवल बेसिस पे नहीं बनाया जाता। और अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं इलिस्ट्रेशन नंबर 1 की स्टार्टिंग करने वाला हूं यहां पे, ठीक है। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 1 एक छोटा सा क्वेश्चन है, इजीली फटाफट से हम लोग जो है इसको कर लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे अच्छे तरीके से, आप लोग अपनी बुक जो है साथ साथ खोल लेना और देखते हैं भाई यहाँ पे क्या क्या बातें हमें जो है कही गई हैं। और इजी क्वेश्चंस है यहाँ पे, अभी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट चीजें आज की क्लास में नहीं होने वाली हैं, तो पूरा फोकस जरूर रखना, ठीक है। क्योंकि ये छोटी छोटी बातें अगर अच्छे से समझ में आएंगी तो बड़े बड़े क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि चैप्टर इजी है, ज्यादा मुश्किल चैप्टर ये नहीं है। तो देखो भाई ध्यान से, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब। वो कह रहा है एक क्लब है फ्रेंड्स क्लब, फ्रेंड्स क्लब। वो कह रहा है इस क्लब का आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, और नीचे हमने जो है इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो फ्रेंड्स क्लब जो कि दिल्ली का क्लब है, और यहां पे हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है। तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स क्लब दिल्ली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब नीचे काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, देखो ध्यान से। सबसे पहले यहां पे आपको बताया गया कि कैश बैलेंस 1 अप्रैल 2019 माने कि साल की शुरुआत में कैश बैलेंस कितना था, 44,000। फिर आपको बताया गया कि इस साल हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 3,76,000 का। अच्छा एक बात समझना, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है। अब सुनो ध्यान से, आप लोगों ने कभी सुना है कि आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कितने चलते हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन प्राइम है। आप लोगों को इन प्लेटफॉर्म्स की मेंबरशिप लेने के लिए, इन प्लेटफॉर्म्स की मेंबरशिप लेने के लिए सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता। दोबारा से बताता हूं मैं, आपको अगर अमेजॉन प्राइम का मेंबरशिप लेना है तो आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा। एनुअल सब्सक्रिप्शन मतलब आपको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, उनको एक फीस पे करनी पड़ेगी ना, एनुअल फीस पे करनी पड़ेगी उनको। और 1 साल के लिए आप जो है उस ओटीटी की प्लेटफॉर्म के जो है मेंबर बन जाएंगे, और 1 साल तक आप वो ऐप जो है वो यूज कर सकते हैं। यही होता है कि नहीं होता, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, इन सब एप्स के अंदर यही होता है, एनुअल सब्सक्रिप्शन पे किया जाता है। अब ये जो सब्सक्रिप्शन है ये आपका तो खर्चा है, लेकिन उस संस्था के लिए क्या है, वो इनकम है कि नहीं है,
इनकम है। ऐसे ही ये जो एनपीओज होते हैं ना, ये भी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, वो सर्विसेज के लिए अपने मेंबर्स से सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ये जो एनपीओज होते हैं ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अपने मेंबर्स से सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हैं, सब्सक्रिप्शन फीस रिसीव करते हैं। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है ये एनपीओज की क्या हुई, इनकम हुई कि नहीं हुई, इनकम हुई। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पे सब्सक्रिप्शन भी हमें रिसीव हुआ है 3,76,000 रुपए। डोनेशन रिसीव हुई है 80,000, डोनेशन भी इनकम होती है इनके लिए। एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है 43,000, एंट्रेंस फीस भी इनकम है इनकी। रेंट रियलाइज्ड फ्रॉम क्लब हॉल 52,500, रेंट रियलाइज्ड, रियलाइज्ड शब्द का मतलब ये होता है कि रिसीव हुआ। तो रेंट रिसीव हुआ कहां से, क्लब हॉल से। तो क्लब का जो हॉल था उसको हमने रेंट पे दिया होगा और वहां से रेंटल इनकम रिसीव हो रही है हमको कितनी, 52,500। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये खर्चा है भाई, तो 34,400 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया। टैक्सेस 5,000 रुपीज हमने पे किए हैं, टैक्सेस खर्चा ही होगा, इनकम थोड़ी ना होगी। सैलरीज एंड वेजेस ये भी एक्सपेंस है। ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, ऑनोरेरियम का मतलब क्या होता है। अच्छा, ऑनोरेरियम जो शब्द है ना ये ऑनर शब्द से बनता है, ऑनर, किसी को ऑनर करना। ऑनर करने का मतलब क्या होता है, सम्मान देना। अब हिंदी में सम्मान ऐसे लिखते हैं, सम्मान, सम्मान देना। ठीक है, किसी को सम्मान देना। तो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैं बोलता हूं एक संस्था है, एक एनपीओ है जो कि बच्चों को फ्री में शिक्षा देता है। एक संस्था है जो कि बच्चों को फ्री में शिक्षा प्रदान करती है। उस संस्था ने मुझे जो है अप्रोच किया कि आप यहां पे आके हमारे बच्चों को 1 महीने के लिए फ्री क्लासेस दीजिए। तो मैंने जो है लोक सेवा के लिए वहां पे जाके फ्री क्लासेस दे दी। मान लो ऐसा, मैंने वहां पे जाके 1 महीने के लिए बच्चों को फ्री में क्लासेस दे दी। अब वो जो एनपीओ है वो मुझे सम्मानित करने के लिए, मुझे ऑनर प्रदान करने के लिए मुझे कुछ अमाउंट दे देती है 1 महीने के अंत में। 1 महीने के अंत में मतलब वो मुझे खाली हाथ नहीं जाने दे रही है, कुछ ना कुछ पैसा मुझे दे रही है। हालांकि वो पैसे नहीं भी देती तो काम चलता कि नहीं चलता, क्योंकि मैं तो अपनी मर्जी से ही वहां पे फ्री पढ़ा रहा था कि नहीं पढ़ा रहा था। मैं अपनी मर्जी से ही फ्री पढ़ाने जा रहा हूं ना वहां पे, क्योंकि वो तो मुझे पहले ही बता देंगे कि हम तो एनपीओ हैं, हम तो एनपीओ हैं और हम तो सैलरी वगैरह पे नहीं कर पाएंगे। ये चीज तो वो पहले ही साफ कर देंगे ना मुझे। तो मैं अपनी मर्जी से ही वहां पे फ्री पढ़ाने के लिए गया था, मैं भी लोक सेवा करने के लिए गया था वहां पे। लेकिन उन लोगों ने 1 महीना जब खत्म हुआ तो मुझे सम्मानित करने के लिए मुझे एक अमाउंट दे दिया, ऑनोरेरियम दे दिया। ऑनोरेरियम का मतलब क्या होता है, सम्मानित करने के लिए जब हम किसी को पैसा देते हैं तो वो ऑनोरेरियम होता है। ठीक है, तो ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, हमने सेक्रेटरी को सम्मानित करने के लिए उसको ऑनोरेरियम दिया। अब भाई ये एनपीओ का खर्चा है कि नहीं है, एनपीओ के लिए तो भाई पैसा चला गया ना उसका, बात समझ में आ रही है। तो ऑनोरेरियम जो है वो क्या है, खर्चा है, 25,000 रुपए चले गए। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, भाई हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, उस पर हमें ब्याज रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इनकम है हमारी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये तो भाई आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, एक्सपेंस है हमारा। पैटी एक्सपेंसेस, छोटे मोटे खर्चे हो गए। ठीक है, और इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हमने, ये भी हमारा खर्चा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है और हमें कहा गया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इलिस्ट्रेशन नंबर ये हमारा कौन सा था, ये था इलिस्ट्रेशन नंबर 1। और 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लूँ। चलो जी, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ भाई मैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और फॉर्मेट कैसे बनेगा भाई, फॉर्मेट वैसे ही बनेगा जैसे हर खाते का फॉर्मेट बनता है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। मैंने बताया ये कैश अकाउंट ही होता है, कैश अकाउंट की कॉपी एक तरीके से। ठीक है, तो इसका मतलब ये रियल नेचर का खाता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स, और यहां पे भी अपने पास आ जाएगा अमाउंट। और अब क्या करना है भाई, अब एक एक करके सारी एंट्रीज यहाँ पे पोस्ट करनी है और अपना खाता जो है वो रेडी हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यहाँ पे हमें बताया गया। अच्छा एक और बात,
यहाँ पे जब मैं ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऊपर के मैं कौन सी संस्था के लिए बना रहा हूँ, संस्था का नाम भी लिखना है मुझे। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, आपकी बुक में भी ऐसे लिख के दिया हुआ, देखो फ्रेंड्स क्लब दिल्ली, ठीक है। तो आपको ऊपर ऐसे हेडिंग डालनी है, संस्था का नाम लिखना है फ्रेंड्स क्लब दिल्ली, और लिखना भी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ये वाली चीज भी आपको लिखनी है, ठीक है। मैं अभी नहीं लिख रहा, आप लोग जो है इसको लिखेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे कैश का बैलेंस दिया हुआ था 1 अप्रैल 2019 का 44,000। तो कैश जो है वो हमारा कहाँ पे आएगा भाई, मैंने आपको बताया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट ही होता है, और कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आता है, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आता है, डेबिट साइड पे आता है। तो टू बैलेंस बीडी कितना था, ये था हमारा 44,000 रुपीज, ठीक है, 44,000। तो ये यहाँ पे आ गया अपने पास 44,000। क्या है भाई ये, चलो अब ठीक है, 44,000, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया भाई अपना ओपनिंग कैश का बैलेंस, तो एकदम कैश अकाउंट की कॉपी है। आगे देखते हैं भाई, सब्सक्रिप्शन से इनकम रिसीव हुई कितनी, 3,76,000। तो पैसा आएगा तो डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो सब्सक्रिप्शन तो इनकम है ना, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे यहाँ पे टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन। कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है भाई, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 3,76,000, 3,76,000, 3,76,000। आगे हमें यहाँ पे डोनेशंस दिए, डोनेशंस भी हमारी इनकम होती है, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल नेचर का खाता है ना, तो टू डोनेशंस डेबिट कर दिया हमने, टू डोनेशंस, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया 80,000। उसके बाद नेक्स्ट यहां पे हमारे पास क्या है, एंट्रेंस फीस 43,000, तो वो भी हमारी इनकम है, तो टू एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस 43,000। उसके बाद नेक्स्ट यहां पे हमें दिया गया है रेंट रियलाइज्ड फ्रॉम क्लब हॉल 52,500, तो टू रेंट, ये भी हमारी इनकम है ना, रेंट रियलाइज हो रहा है, मिल रहा है हमें, क्लब हॉल को हमने जो है रेंट पे दिया होगा। तो कितने का रेंट था, 43,500 था क्या, 52,500 है, तो इसको सही कर देता हूं मैं, ये रहा 52,500 का यहाँ पे हमें रेंटल इनकम हो गई है। आगे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है जो कि एक्सपेंस होते हैं, तो 34,400। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो, तो बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना था यार, ये अमाउंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का अमाउंट था 34,400, तो ये आ गया यहाँ पे 34,400, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे यहाँ पे अपने पास क्या है, टैक्सेस, तो ये भी खर्चा है भाई 5,000 का, तो बाय टैक्सेस, बाय टैक्सेस कितना आएगा 5,000, ठीक है, ये भी यहाँ पे चला गया हमारा। उसके बाद हमारे पास सैलरीज एंड वेजेस भी खर्चा है 2,15,000 का, तो बाय सैलरीज एंड वेजेस, बाय सैलरीज एंड वेजेस 2,15,000, 2,15,000। नेक्स्ट यहां पे हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट है ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, ये भी हमारा एक्सपेंस है, मैंने आपको समझाया ना, तो बाय ऑनोरेरियम कितना था, ये ऑनोरेरियम 25,000 था क्या, हाँ 25,000 का ऑनोरेरियम आ गया यहाँ पे, तो ये आ गया भाई 25,000 का ऑनोरेरियम आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारे पास इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इनकम है भाई 29,500, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है ना, तो टू इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा भाई, जो आ रहा है डेबिट करेंगे, जो जा रहा है क्रेडिट करेंगे, सिंपल सीधी सी बात है, कैश अकाउंट ही बना रहे हैं और कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा। उसके बाद आगे है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो कि खर्चा होता है 3,500 रुपये का खर्चा है, तो बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बाय प्रिंटिंग
एंड स्टेशनरी कितना है भाई, 2500 रुपये का खर्चा है ना ये तो, स्टेशनरी ये हो गया 2500। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, आगे अपने पास यहाँ पे पैटी एक्सपेंसेस है 9000 के, तो फिर से एक्सपेंस आ गया यहाँ पे बाय पैटी एक्सपेंस, छोटे मोटे खर्चे एक्सपेंसेस 9000। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारे पास क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है हमने 3100 रुपये, तो ये भी हमारा खर्चा है, तो बाय इंश्योरेंस 3100। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो थे वो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए हैं। अब क्या करना है भाई, अब देखो भाई, अब बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, जैसे कैश अकाउंट बनाते हैं सेम वैसे ही बनाना है हमको, तो बैलेंस करेंगे, अब दोनों साइड का टोटल करना है मुझे, तो यहाँ का भी टोटल करूंगा, यहाँ का भी मैं टोटलिंग करूंगा, तो देखते हैं भाई कितना आता है। कैलकुलेटर मेरा कहाँ गया, एक मिनट भाई, कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। चलो जी, अब करते हैं टोटल। 44,000 प्लस 3,76,000 प्लस 80,000 प्लस 43,000 प्लस 52,500 प्लस 29,500, तो भाई आपका 6,25,000 तो यहाँ का टोटल आ रहा है डेबिट साइड का, ये वाला 6,25,000। ठीक है, अब यहाँ का भी टोटल कर लेते हैं, हालांकि यहाँ का टोटल कम आएगा तो मैं सीधा बैलेंसिंग फिगर ही निकालता हूँ। ठीक है, ये अपना 6,25,000 यहाँ पे भी आ गया, और मैं सीधा बैलेंसिंग फिगर निकालता हूँ, यहाँ पे हमारा डेबिट बैलेंस बचेगा। ठीक है, क्रेडिट साइड पे आएगी बैलेंसिंग फिगर, तो 6,25,000 में से माइनस कर देते हैं 34,400, माइनस कर देते हैं 5,000, माइनस कर देते हैं 2,15,000, माइनस कर देते हैं 25,000, 9,000 भी माइनस कर देते हैं, 2,500 भी माइनस कर देते हैं, और 3,100 भी माइनस कर देते हैं, तो 3,31,000 रुपये यहाँ पे जो है अपने पास बैलेंसिंग फिगर बचेगा। मैं एक बार टोटलिंग दोबारा चेक कर लेता हूँ, मैंने कहीं गलती तो नहीं की है, तो ये सब तो ठीक है भाई, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, चलो जी एकदम सही है। तो 3,31,000 का यहाँ पे देखो भाई इस तरीके से बैलेंस बचेगा, डेबिट बैलेंस बचेगा। तो ये क्या है हमारा, ये क्लोजिंग बैलेंस है कैश का हमारा बाय बैलेंस सीडी। भाई इतना पैसा हमारे पास पड़ा है साल के अंत में, ये बैलेंस सीडी है ये। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। साल की शुरुआत में कितना पैसा था हमारे पास, देखो ध्यान से, साल की शुरुआत में 44,000 थे, फिर हमने ये इनकम्स इंकर की और ये खर्चे किए उसमें से हमने। ठीक है, ये वाले खर्चे किए, तो उसके बाद साल के अंत में 3,31,000 हमारे पास जो है वो बच गए। ठीक है, तो ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इस तरीके से बनेगा। पैसा जो जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, क्लोजिंग का कैश बच जाएगा। ठीक है, तो ये भाई इलिस्ट्रेशन 1 था आपका। उम्मीद करता हूं भाई समझ में आ गया होगा इजीली। आगे देखो भाई, यहाँ पे इलिस्ट्रेशन 2 दिया गया है। ठीक है, इसको भी एक बार देख लेते हैं इलिस्ट्रेशन 2 को। और इलिस्ट्रेशन 2 एक काम करते हैं, मैं आज कराऊं क्या, आज कराऊं नहीं, मैं आज की क्लास को ना थोड़ा छोटा ही रखना चाहता हूँ, पहली क्लास है ना। चलो, तो आज मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, इलिस्ट्रेशन 1 दोबारा से करना है। ठीक है, इलिस्ट्रेशन 1 जो है ये आपको दोबारा से करना है। जितना मैंने आपको थ्योरेटिकली चीजें पढ़ाई हैं, हालांकि कुछ ज्यादा चीजें नहीं थी यहाँ पे खास अभी तक, तो उनको जो है रीड कर लेना, थ्योरी आगे और आएगी। ठीक है, अभी तो मतलब वो जो इंपॉर्टेंट वाली थ्योरी होगी वहां पे मैं जो है आपको अच्छे से पढ़ा के चलूंगा, अभी तक कुछ खास था नहीं यहाँ पे। ठीक है, और इलिस्ट्रेशन 1 आपको दोबारा से करना है, और इलिस्ट्रेशन 2 जो है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इलिस्ट्रेशन 2, इलिस्ट्रेशन 3 ये दोनों करा के दूंगा। इलिस्ट्रेशन 2 भी करा के दूंगा, 3 भी करा के दूंगा। ठीक है, और कुछ थ्योरी भी पढ़ानी है मुझे, तो वो नेक्स्ट क्लास में हमारा कवर हम लोग करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में मैं इतना ही कर रहा हूँ, छोटी सी क्लास बना रहा हूँ, ज़्यादा लेंथी मैं इसको अभी नहीं कर रहा। तो बाय बाय, यहीं पे समाप्त करते हैं।